डेयरी आजकल इतना सिंकिंग में जो है वो चारा जो उगाते थे वो अपने खेत में उगता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादातर क्रिएट होती जा रही है, लैंड बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ पहले हम जो भूस होता था वो इजीली अवेलेबल होता था, 4 रुपए 3 रुपए किलो। अब पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, एक बार तो लास्ट 2 ईयर्स बैक वो 15 रुपए किलो पे पहुंच गया। भूस खरीदेंगे और दूध के रेट वही, उनके रेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, के ऊपर कहीं दूध बिकता नहीं है। गाय खाएगी या भैंस खाएगी वो महंगी होती चली। इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया है विद डेयरी फार्म। 2018 में 6 गायों से फर्स्ट 2 ईयर्स मैंने बहुत घाटा खाया। मतलब आप ये मानिए 5 से 6 लाख रुपए महीने का मैंने लॉस उठाया है। काऊ एक इतना सेंसिटिव पशु है, गाय 2 से 2.5 लीटर दूध शाम को कम कर देती है। एक बार तो ये आया कि इसको बंद कर देती है, वो सेटल ही नहीं हो पाता। साथ उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए उसके साथ डिजीजेस खड़ी होती हैं, तो वो तो कोई बेचता नहीं। और 250 की जो मैंने परचेज करी थी वो एक ईयर 25 गाय का एडिशन अपने फार्म पे खलचूरी चोकर डाला। कि डाइट क्या है, किस स्टेज में वो प्रेगनेंसी में है, किस तरीके से उसको, वो आप देखेंगे तो गाय का ही ह्यूमन बॉडी से मैच कर 9 में हमारे यहाँ LSAs वो सारे हमने अपॉइंट। आप निकालते हो गाय को डाल दो और फिर आप उससे चाह रहे हो कि जी बढ़िया दूध मिल जाए। एक चीज आपसे पूछूंगा, डेयरी फार्मिंग आज की डेट में घाटे में क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा रीजन क्या है और उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए धनश्री ने क्या किया है? और जैसे कि अन्य लोग आपके एग्जाम्पल से अगर करें तो वो क्या सीख ले सकते हैं और कैसे अपने इस बिजनेस को, डेयरी एग्री बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? देखिए, जो डेयरी आजकल इतना सिंकिंग में जो है उसका कारण एक ये है कि एक तो अर्बनाइजेशन के कारण जो लैंड्स कम हो रही हैं या उत्पाद कम हो रहे हैं। तो बेसिक चारा पहले क्या करते थे किसान कि वो चारा जो उगाते थे वो अपने खेत में उगता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादातर क्रिएट होती जा रही हैं, तो वो लैंड्स बढ़ती जा रही हैं, तो स्मॉल स्केल ऑफ लैंड्स हर एक के हाथ में आ रही है। तो वो जब उसमें अगर 2 पशु पालते हैं, एक गाय को पालने के लिए 1 एकड़ लैंड चाहिए मिनिमम पूरे साल के लिए। अच्छा, तो अगर हम उस चीज को देखें और उसमें जो क्रॉप हमने लगाई उसके साथ साथ पहले हम जो भूस होता था वो इजीली अवेलेबल होता था, 4 रुपए 3 रुपए किलो 5 रुपए किलो। अब पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, एक बार तो लास्ट 2 ईयर्स बैक वो 15 रुपए किलो पे पहुंच गया था। तो इतनी जब 15 रुपए किलो पे आप भूस खरीदेंगे और दूध के रेट वही है, बिकॉज जो हमारी कंपनीज हैं वो फैट SNF पे दूध खरीदती हैं, उनके रेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, उसके ऊपर कहीं दूध बिकता नहीं है। हर एक के पास एक इशू है कि भाई मैं डायरेक्टली मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, उसकी जो लीगल टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको करके मैं तैयार कर दूं। उसके लिए स्टाफ भी चाहिए, इंफ्रा भी चाहिए, जो चीज़ें डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए। आप ऐसे तो ले जाके बेच नहीं सकते प्रोडक्ट को, बट प्रोडक्ट के साथ आपको सारी चीज़ें देख करके देनी पड़ती हैं। तो जब ये किसान के साथ ये प्रॉब्लम आई कि भाई इंग्रेडिएंट कॉस्ट जो दूध को पैदा करने के जो गाय खाएगी या भैंस खाएगी वो महंगी होती चली गई। तो इस चीज़ में हम लोगों ने क्या कोशिश करी है कि हमने एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया है विद डेयरी फार्म। मैंने जब डेयरी फार्म की शुरुआत करी थी 2018 में 6 गायों से जी, उसमें फर्स्ट 2 ईयर्स मैंने बहुत घाटा खाया। मतलब आप ये मानिए कि 5 से 6 लाख रुपए महीने का मैंने लॉस उठाया है, क्योंकि काऊ एक इतना सेंसिटिव पशु है कि जब उसको आप कहीं से खरीद के लाते हो और वो आपके यहाँ, क्योंकि वहां पे उसका एनवायरनमेंट, पानी, फूड और जो खिलाने वाला है उसको सब चीजें इफेक्ट होती हैं। हमारे यहाँ जो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं उससे हम चेंज भी करते हैं दूसरे ग्रुप में ले जाने के लिए, तो भी गाय 2 से 2.5 लीटर दूध शाम को कम कर देती है। तो आप ये देखिए कि किसी और स्टेट से अगर गाय आ रही है तो उसमें कितना इफेक्ट आएगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट 2 ईयर्स इतना लॉस खाया कि एक बार तो ये आया कि इसको बंद कर देना चाहिए। अच्छा, हाँ, बट फैमिली की, फ्रेंड्स की और सबका सपोर्ट था कि भाई इसको आप शुरू रखिए। तब हम 2 साल 3 साल बाद हम लोगों ने प्लानिंग करी कि सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी क्या थी। हम उसके बैकग्राउंड में गए कि हमने टोटल जो अपनी परचेजेस थी वो कंटिन्यू रखी 3 साल, कि गाय को हम खरीद के लाएंगे। और वहां से तो क्या होता है कि जो फर्स्ट लैक्टेशन जब गाय खरीद के लाए आप, वो सेटल ही नहीं हो पाती है। तो उसके साथ उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए उसके साथ डिजीजेस खड़ी होती हैं। और फिर क्या है कि सबसे अच्छा पशु किसी भी फार्म से आप खरीदने जाएंगे तो वो तो कोई बेचता नहीं। भाई मेरे यहाँ ही अगर आज 100 गाय हैं जो अपनी ब्रीडिंग से मैंने तैयार करी हैं, क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे 250 गायों तक। अरे वाह, और 250 की जो मैंने परचेज करी थी वो सारी सेल्स कर दी हैं।
2021 से, और 2022 से हमने एक भी गाय नहीं खरीदी है। 2022 से हमने अपनी ही ब्रीडिंग करके आज 100 गाय हमने अपनी बना ली है। तो हम प्रत्येक ईयर 25 गाय का एडिशन अपने फार्म पे कर और रहे वो हैं। यहाँ पर जो ब्रीडिंग हो रही है तो उनको एनवायरनमेंट यहीं का सूटेबल हो गया। यहीं का सूटेबल हो गया। फिर जो सीमेन की क्वालिटी है वो हम लोगों ने चूज करी है। हमारे यहाँ बुल भी है एक, उसको भी हमने उसी हिसाब से ग्रो कर रहे हैं कि उसकी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, किस तरीके से वर्किंग होगी। क्योंकि डेयरी फार्म को चलाना इट इज अ साइंटिफिक वर्क। ऐसा नहीं है जो हमारे गांव में चल रहा है कि भाई हमने खलचूरी चोकर डाला और गाय को छोड़ दिया। बट ये एक साइंटिफिक वर्क है। उसमें उसकी डाइट क्या है, किस स्टेज में वो प्रेगनेंसी में है, किस तरीके से उसको दूध पैदा करना है, कितनी क्वालिटी ऑफ मिल्क और कितनी ईल्ड वो दे रही है, डाइट उस हिसाब से होगी। उसका वजन कितना है उसके हिसाब से होगी। उसकी एज कौन सी है, उसमें उसको विटामिन मिनरल्स कितने चाहिए, इतनी सारी चीजें हैं। और जो फीड का जो डाटा है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट भी इसमें लगते हैं। जैसे हम लोग अपने लिए आजकल न्यूट्रिशनिस्ट बड़े लोग जो हैं वो रखते हैं, डाइटिशियंस हो रहे हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो उस तरीके से उनके भी हैं। अच्छा, क्योंकि भगवान ने क्षमता भगवान गाय को दी है कि जिसमें कि मदर मिल्क एंड काउ मिल्क ये बराबर है। क्योंकि आप किसी भी पशु का अगर जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो आप देखेंगे तो गाय का ही ह्यूमन बॉडी से मैच करता है 9 महीने जी। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे आप घोड़ा लीजिए, एलिफेंट लीजिए, डॉग लीजिए, किसी का 3 महीने है, किसी का 18 महीने है, बफलो का 10 महीने है, 11-12 महीने किसी और का है, घोड़े का भी आगे पीछे है, तो किसी का भी 9 महीने नहीं है एग्जैक्ट। तो इसलिए भगवान की तरफ से भी ये है कि मदर्स मिल्क के बराबर काउ मिल्क है। तो काउ मिल्क जब आप ये देखते हैं तो उसमें हम लोगों ने उसके डाइटिशियंस, हमारे यहाँ LSAs, वो सारे हमने अपॉइंट किए जी, ताकि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है हम उसकी ईल्ड को और उसकी डाइट को प्रॉपर रख सकें, ताकि कि जैसे आज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा गांव में कि भाई रोटी बच गई गाय को डाल दो, सब्जी बच गई गाय को डाल दो, तो जो सब खराब चीजें या जो हम नहीं खाते वो गाय को डाल दो। और फिर आप उससे चाह रहे हो कि जी बढ़िया दूध मिल जाए। वो बढ़िया दूध कैसे मिलेगा आपको? जैसी फीड देंगे वैसा काम, जैसा आप खिलाओगे, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो, वो एज इट इज आपको मिल जाएगी। अगर आपने बियर का रफेज खिलाया, एक्सपायर्ड ब्रेड खिलाई, एक्सपायर्ड बिस्किट्स खिलाए, तो दूध की क्वालिटी आप कैसे मांग लोगे कि भाई ये दूध अच्छा है? तो वो चीजें कस्टमर को भी समझनी चाहिए और ये बेसिक कॉमन सेंस है जी। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं डिवेट हो रहा हूं अपने टॉपिक से, A2 घी। A2 इज अ प्रोटीन, बट A2 जब प्रोटीन है तो A2 घी कैसे हो सकता है जी? वो तो टोटली फैट है। तो वो ये आप कह सकते हो कि भाई देसी काऊ घी है, गिर काऊ घी है, वेस्टर्न ब्रीड का आप मान सकते हो, वो तो आप कह सकते हो, पर A2 तो सिर्फ नाम हो गया। और आदमी आज हर जगह आप जाके बात करते हैं तो वो A2 है, A2 है। तो मैं वापस आता हूं कि भाई डेयरी फार्म की जो क्वालिटी है वो आपने प्रॉफिटेबल कैसे बनाया? प्रॉफिटेबल कैसे बनाया? तो प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोगों ने पहले ये किया कि भाई मार्केटिंग करके हमने जितनी सोसाइटीज है नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, उनको टैप किया। हमने अपने बारे में बताया कि भाई हम काऊ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास अपनी फार्म है। और दूसरा, इंटीग्रेशन मॉडल के साथ हमने सब चीज इन हाउस करी। अच्छा। तो 2020-21 जब कोविड था, उसमें हम लोग घर से ही वर्क कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम के साथ। तो उसमें हम लोगों ने अपनी जो व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को टैप करना शुरू किया कि साहब डिलीवरी थी, क्योंकि वी हैव एसेंशियल पासेस, हम डिलीवर कर सकते हैं। तो हमने डिलीवरीज वहाँ शुरू करी कोविड रीजन में। शुरू तो 19 में ही कर दिया था हमने, बट उस समय कस्टमर्स कम थे। तो कोविड के साथ हम लोगों ने करीबन 400-500 कस्टमर्स हमने अपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बना लिए। बट लेकिन फार्म प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ रहा था, क्योंकि ग्लास बॉटल के खर्चे, डिलीवरी के, एक बच्चा है जो डिलीवरी बॉय है वो 50 लीटर बॉटल बांट सकता है, और जो टाइमिंग है वो हर एक को सुबह 5 से 7, 7:30 में चाहिए दूध उस समय। और जहां आप आजकल देख रहे हैं कि ग्रुप हाउसिंग है, बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, उनमें लिफ्ट पे भी OTP है, मेन गेट पे भी OTP है, बेल नहीं बजा सकते, बेल नहीं बजा सकते आप किसी की, और 2 घंटे में आपको 500 कस्टमर सर्व करने हैं। तो अगर मैं डिलीवरी बॉयज बढ़ाता हूं तो मेरी कॉस्टिंग नहीं आती। एक लड़के से मैं 50 की लेता हूं तो वो एक इशू है। और फिर कस्टमर्स को क्या है, क्योंकि भाई सबकी मजबूरी है कि 7:30 के बाद किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो वो बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो वो फायदा क्या आपका? बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर क्या सोचा कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी आनी थी और लार्ज स्केल पे हम जा नहीं सकते। तो हम लोगों ने प्लान किया कि 2022 में हम एक आउटलेट खोलते हैं जिसमें कि स्वीट्स,
और साथ में रेस्टोरेंट, स्नैक्स, ये तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं कि डेयरी फार्म से जो बने हुए चीज़ें हैं वो सीधा हमारे स्टोर पे मिले। बहुत बढ़िया। तो हमारा पहले प्लान था कि सिर्फ हम गाय के जो छेने के आइटम है वही बनाएंगे, बट धीरे धीरे आपको पता है कि भाई डिमांड बढ़ती गई और जिन लोगों से हम मिले तो उन्होंने जो फूड इंडस्ट्री से एक्सपर्टीज थे, जिन्होंने स्वीट्स में अच्छा काम किया हुआ है, उन्होंने ये बताया कि साहब अकेले छेने से तो आप कामयाब होंगे नहीं, अकेला कोई लेने आएगा नहीं, तो आप सब चीजें बनाइए जब आपके पास हैं। तो धीरे धीरे हमने छेने के आइटम, घी के आइटम, खोए के आइटम, ये सारी अपनी मिठाइयाँ शुरू करी। तो इसकी ओपनिंग हुई 2 मई 2022 में। वहां से हम लोगों को ये मालूम चला कि भाई जितने भी गाय के प्रोडक्ट थे वो तो हमने काम चालू रखा ही रखा, और ये सारी चीजें हम जितना बना सकते थे, जो हम पे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क था, वो हमने पूरा 2022 में स्वीट्स के साथ, क्योंकि उसमें पनीर लगता है रेस्टोरेंट में, वो पनीर हमारे यहाँ खुद का है, दही लगता है, जैसे चाट में आप दही खाते हैं वो हमारे यहाँ खुद का है, घी मेजर पोर्शन है, घी हमारे यहाँ अपना खुद का है, दूध में खोया लगता है, मिठाई में खोया लगता है, वो हमारे खुद का अपना है, छेना तो आप जानते ही हैं कि गाय के उससे बनता है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने फिर रेस्टोरेंट भी खोल दिया। तो उसी के साथ में हमने रेस्टोरेंट खोलने के बाद एक 2022 में बनाया, तो तब वहां पे हमारी थोड़ी सी कंपनी की स्टेबिलिटी आई। यानी आपने सबसे बड़ा जो स्टेप लिया वो 2022 के आसपास लिया। 22 के आसपास। और आपने ये बताया कि अक्सर जो डेयरी फार्म का नुकसान का तमाम चीज़ें आपने बताई कि उनका जो मार्केटिंग वगैरह में इश्यूज रहते हैं या फिर वो लेबर पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, वो आपने भी फेस किया। तो सबसे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हमको ये लगा कि आपने अपने जो फार्म का दूध था उसी के थ्रू आपने बाई प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया और आपने एक स्टोर डाल दिया। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और वहीं गाय के दूध से, घी से तमाम मिठाइयाँ। और इसमें हम लोगों ने एक पहल और शुरू करी कि हमने इसमें प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स भी नहीं डाले। अरे वाह। तो जो हमारे यहाँ मिठाई आपको मिलेगी जो रिटेल काउंटर्स पे है, वो आपको सेम डे या नेक्स्ट डे की ही शेल्फ लाइफ मिलेगी, मैक्सिमम 3 डेज जी। तो इसमें हमने ये भी कोशिश करी है कि प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल इस्तेमाल ना किए जाए फॉर रिटेल सेल्स जी। भाई कहीं बल्क में जाना है, कोई बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, तो वहां तो यूज करने ही पड़ते हैं, बट इसमें हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हम कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सके।